हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं, हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे साथ जो है वो जनरल फिजिशियन मेडिसिन के एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ हमीदी अस्पताल से डॉक्टर साहब मौजूद हैं, विकास जी। श्वास रोग विशेषज्ञ, पुल्मोनोलॉजिस्ट, जो आपके फेफड़ों को लेकर बहुत बड़ी गंभीर जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ अनिकेत गोयनका जी से, आपसे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए मुझे सीरियस होना पड़ेगा। आमतौर पर सीरियस नहीं होता हूँ। कैंसर क्या है, एक कैंसर कैसे फैलता है, कैसे रोकथाम करना है, क्या इसके लक्षण है, सब बता दीजिए आप। थैंक यू, आपने मुझे ये स्टेज दिया। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि कोशिकाओं की अननेचुरल ग्रोथ के कारण होता है। सेल्स की बॉडी में अननेचुरल ग्रोथ, जिसके कारण ट्यूमर बनता है और जो कि शरीर के दूसरे अंगों को भी पहुंच सकता है, उसे कैंसर कहते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है और कैंसर का हमारी लाइफस्टाइल से बहुत लेना देना है। आपके शो की जो थीम है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स पे, उसमें कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि हर 9 में एक इंडियन को कैंसर होने वाला है। आउट ऑफ एवरी 9 इंडियंस 1 इंडियन इज गोइंग टू डेवलप कैंसर। ये ICMR की स्टडी है। सो कैंसर एक कॉमन बीमारी होने वाली है। एक जिस तरीके से वो बढ़ रही है, हम इसको बहुत कॉमनली देखेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे मौजूद हर किसी में, आपके पास भी और सबके पास, कोई ना कोई फैमिली मेंबर, कोई ना कोई जान पहचान का कैंसर से ग्रसित है। बहुत डर लगता है डॉक्टर साहब जी, नाम ही इतना खराब है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कैंसर किसी को किसी भी स्टेज का हो, थर्ड फोर्थ में तो जान ही निकल जाती है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में भी अगर डायग्नोज होता है तो लगता है कि बस अब कुछ बचा ही नहीं है। पर मैं आपके माध्यम से और आपके स्टेज के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि कैंसर इज़ क्योरेबल। कैंसर से लोग ठीक होते हैं और ये हमने इसके बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये मैसेज मैं चाहूँगा कि कैंसर वो 30 साल पुरानी वाली बीमारी नहीं रही जिसका इलाज कराने के लिए लोग मुंबई दिल्ली भागते थे, जिसका इलाज कराने के लिए लोग अमेरिका भागते थे। अब कैंसर का लेटेस्ट से लेटेस्ट ट्रीटमेंट मैं पूछूंगा शहर में आपसे, अवेलेबल ये है। लेटेस्ट ट्रीटमेंट जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी सोच रहे होंगे कि इस लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में क्या जानकारी आपके पास है, वो सुनेंगे। लेकिन इससे पहले मैं सभी डॉक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। विकास मिश्रा जी, आप चूंकि फेफड़ों को लेकर, लंग्स को लेकर बहुत लोगों को उनकी सेवा करते हैं, उनकी बीमारी दूर करते हैं, लेकिन आमतौर पर एक माना जाता है कि जो धूम्रपान करता है वही इसका शिकार होता है, उसे फेफड़ों की दिक्कत होती है। लेकिन और सारी बीमारियां भी हैं, तो फेफड़ों को कैसे स्वस्थ रखना है, क्या क्या खतरा है, ये आप बता दीजिए। नहीं, धूम्रपान तो एक कारण है ही, बट जैसे आपका जो मेन मोटिव है, जो मेन बेसिक है लाइफ स्टाइल रिलेटेड चीज़ें हैं, तो लाइफ स्टाइल में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं पिछले 20-25 सालों में, वो सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। आपके पास स्पेशलिस्ट अलग अलग बैठे हुए हैं, बॉडी के अंदर सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो धूम्रपान, स्मोकिंग का तो सबको मालूम है, बहुत ग्लैमराइजेशन हो रहा है। आप OTT पे देखें, आज मैं चर्चा कर रहा था अपने दोस्तों से, मैं देख रहा था कि यार जब मैं छोटा था, जब मूवीज़ देखता था, तो मैं देखता था कि जो विलेन होते थे, अमरीश पुरी, सदाशिव अमरापुरकर, रंजीत, ये लोग सिगार पीते हुए या स्मोकिंग करते हुए दिखाई देते थे, पैक लिए हुए, वो भी पीते हुए नहीं दिखाई देते थे। गरीब आदमी बीड़ी पीता था, हीरो सिगरेट पीता था और विलन शिगार पीता था। हीरो बहुत रोल मॉडल होता था, बड़ा आइडियल उसको। अब आज आप OTT पे देखिए, आप लिख देंगे छोटा सा वार्निंग के धूम्रपान, अब सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा रहता है कितना इफेक्ट पड़ता है। स्मोकिंग का कंजम्पशन ओवर द ईयर्स बढ़ा है, तो छोटा सा आप लिख देंगे और आप सोचेंगे कि इससे स्मोकिंग आपके हर सीन में, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे भी हीरो, विलेन नहीं, हीरो लगातार स्मोकिंग कर रहा है, लगातार अल्कोहल बॉटल पे बॉटल गटकता जा रहा है। तो ये क्या ग्लैमराइजेशन कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। यंग जनरेशन है, 13-14 साल के बच्चे हैं, वो क्या सीखेंगे? देखिए, उनको तो लगेगा यार हीरो पी रहा है तो हम भी हीरो ही हैं, है ना। तो धूम्रपान जो है वो COPD तो आजकल सब लोग जानने लगे, यहाँ सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हो गए, रेस्पिरेटरी, COPD और अस्थमा के जो डिजीज़ हैं। और पिछले 20-25 सालों में ये चीज़ काफ़ी बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई लाइफ स्टाइल की आप बात करते हो, आप कहते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई है, पहले 50 साल जीता था आदमी, आज 75 साल जी रहा है। तो इन्फेक्शियस डिसीजेज जो होते थे वो मेन कॉज होते थे मॉर्टेलिटी के पहले के समय में।
तो एंटीबायोटिक्स के बाद में इन्फेक्शन डिसीजेज पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल हुआ, बट नॉन इन्फेक्शन डिसीजेज है जो कम्युनिकेबल डिसीज है, क्रॉनिक डिसीजेज है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़े। और पिछले 25 सालों में 4 गुना से लेके 10 गुना तक अलग अलग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक, सीओपीडी, ये भी आपने जो जिक्र किया डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक निगम जी। अभिषेक निगम जी, आपका जो स्टेथोस्कोप है, ये तो मतलब हम लोग इसी को देख के समझते हैं कि सामने वाला डॉक्टर है। ये किस काम आता है? दिल की धड़कन चेक करने के लिए या और कुछ भी कुछ बताता है? इससे दिल की धड़कन भी चेक करते हैं और जो फेफड़े हैं, अगर उनका जो एबनॉर्मल और नॉर्मल साउंड कैसा होता है, उसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार की बीमारियां रहती हैं, तो उसको परखने के लिए इसका यूज़ होता है। लेकिन आपके बारे में मुझे बताया गया है कि आप ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के एक्सपर्ट हैं, जो इन लोग इसके जो इससे ग्रसित होते हैं उनकी बीमारियां दूर करते हैं। बीपी की शिकायत आमतौर पर घर में कॉमन हो गई है, जैसे डायबिटिक, जैसे वैसे ही बीपी हाई हो या लो हो, लेकिन बड़ा कॉमन हो गया और लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, या बीपी की प्रॉब्लम है इसलिए गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, इसलिए ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्या वाकई में ब्लड प्रेशर की बीमारी इतनी कॉमन है कि हम लोग अब उसको रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इसका क्या असर पड़ता है बीपी के? इसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर कोई बीमारी आपको हो रही है तो इसका मतलब आपको पहले नहीं थी और अब हो गई है, इसका मतलब उसको ठीक तो किया जा सकता है। अब घूम फिर के वहीं पे बात आती है आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे। अब बीपी में बोलते हैं कि कम नमक खाना है। अब जैसे हम लोग मालवा क्षेत्र में रहते हैं, यूजुअली यहाँ पे रोटी में नमक मिलाते हैं, थोड़ा चावल में भी नमक रहता है, और ब्लड प्रेशर के मरीजों को हम बोलते हैं कि नमक कम खाना है। तो अपने को डाइट में नमक कम खाना है। और ये बहुत कॉमन सी चीज़, सब बोल रहे हैं एक्सरसाइज करना है, करते कोई नहीं है। अपने को रोज़ 45 मिनट एक ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको पसीना निकले। स्ट्रेस आप लोग बोल रहे हैं खूब होता है, स्ट्रेस के लिए थोड़ा मेडिटेशन करें। डॉक्टर साहब, मन तो करता है एक्सरसाइज करने का, लेकिन उठ नहीं पाते या कर नहीं पाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट है कि हो ही नहीं पा रहा है। यही प्रॉब्लम है। आपको मन अपना करना पड़ेगा, आपको आपकी दिनचर्या उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आपको अपना काम भी करना है और आपको अपनी बॉडी को मेंटेन भी करना है। डॉक्टर अभिमन्यु निगम जी, दिल का मामला है, और दिल का मामले में बात ये होती कोई ऐसी खबर ना आ जाए जिससे दिल जो है काम करना बंद कर दे। अभी अंजलि ने बात की इससे पहले भी सेशन में, बड़ी गंभीर चर्चा है। दिल को लेकर बहुत कॉमन फिनोमेना है कि अगर दर्द हो तो फिर डॉक्टर के पास जाओ, वो भी सीरियस। शुरुआत में तो हींग जीरे से काम चल जाएगा, गैस का वो है तो निकल जाएगी, ऐसा माना जाता है। दिल का ख्याल कैसे रखना है? क्या रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है या बाहर का नहीं खाना, उससे दिल ठीक हो जाएगा? बहुत आसान शब्दों में मैं इस डिस्कस को कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं विस्तार न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने आज ये इतना अच्छा कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराया। हमको अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट से उनके फील्ड का ज्ञान प्रदान करवाएं। तो जो आपका क्वेश्चन है, दिल का ध्यान कैसे रखा जाए, तो मुझसे पहले इस मंच पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ चीज़ें सबके साथ साझा की हैं। जो आपका सवाल है किस तरह का खाना खाना है, किस तरह का तेल उपयोग करना है, जो मैं अपने हर पेशेंट को ओपीडी में समझाता हूँ, हम चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें। आजकल हम एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में जी रहे हैं। आप 10 रील खोलोगे, हर रील में हर व्यक्ति अलग तरह का आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा और अल्टीमेटली आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं खाऊं क्या। सबसे सिंपल वे है, आप घर का बना हुआ फ्रेश खाना, सिंगल यूज़ ऑयल का उपयोग करें। बहुत बार हम घरों में देखते हैं कि हमने उसी तेल में पूड़ी तल ली, फिर वही बचे हुए तेल से सब्जी बना ली। तो ऑयल को रीयूज़ करना 10 गुना हानिकारक बना देता है उसको। सबसे पहली बात, हम खाने में फ्रेश चीज़ें यूज़ करें, जितना हो सके घर का खाना खाएं। बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड, बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा चीज़, एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा बटर, हर रील में आता है बटर डालो और बटर डालो। डॉक्टर साहब, तराजू लेके थोड़ा ना आदमी खाना खाता है, वो ये सोचता है कि बस अच्छा लग रहा है, नहीं, बर्गर अच्छा लग रहा है तो खा लेगा। ये चीज़ हमें बदलाव लाना है। जो आज का डिस्कशन है कि लाइफस्टाइल में ऐसा क्या चेंज आ गया, तो एक ग्रामीण जीवन शैली और शहरी जीवन शैली में जो परिवर्तन आया वो यही है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो गई है। हम, जैसे मैडम ने बताया, हर आदमी के फ़ोन में जोमेटो, स्विगी है। हमने एक क्लिक किया, हमारे घर पे बर्गर आ गया। यही सारी चीज़ें हमें बीमार बना रही है। यही सारी चीज़ें गांव वाले व्यक्ति को स्वस्थ रख रही है, क्योंकि उसके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है। वो घर का खाना खाता है, वो एक्सरसाइज करता है, उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो कि उसके लिए इनडायरेक्टली एक वरदान है। वही चीज़ें उसके बॉडी को फिट रख रही है। तो मुझे लगता है कि एक जो कॉमन एक चीज़ निकल कर सामने आ रही है, डॉक्टर साहब अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोकेगा, आला सबसे बड़ा शत्रु है।
आलस सबसे बड़ा शत्रु है। आलस के चलते घर पे खाना नहीं बन रहा है, बाहर खाना खाने चले जा रहे हैं। आलस के चलते जिम एक्सरसाइज नहीं हो रही है। मेरे अंदर भी है, मैं उसकी भी बात करूंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबको दोष दे रहा हूँ, ये है। तो जिम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, तो बीमारियां आ रही हैं। ये आदमी ये आलस। सब करता है बट बीमारी होने के बाद। सब समझने वाली बात यह है कि हम वही चीज़ें बीमार होने से पहले कर लेंगे तो हमारा जीवन भी लंबा रहेगा और ज़्यादा सुखी बीतेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आपसे रैपिड फायर खेलना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन रैपिड फायर इसलिए ताकि और बहुत सारे सवाल के जवाब मिल जाएं। मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, जितना शॉर्ट में हो सके आंसर देना है। कैंसर आपने बता दिया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? कैंसर शरीर के हर हिस्से में हो सकता है। किन लोगों को खतरा ज़्यादा होता है? जिनकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होती। क्या आनुवांशिक होता है? कुछ कैंसर अनुवांशिक होते हैं, जेनेटिक। कुछ जेनेटिक कैंसर होते हैं। किस स्टेज में कैंसर का पता चलना सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है? आखिरी स्टेज, चौथी स्टेज पे। और कब तक कैंसर ठीक हो सकता है? कुछ कैंसर चौथी स्टेज में भी ठीक हो जाते हैं और तीसरी स्टेज तक कैंसर को क्योरेबल माना जाता है। कैंसर की पहचान कैसे होती है? इसको थोड़ा सा हाँ बताइए। तो कैंसर की पहचान जल्दी करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे अगर वज़न कम हो रहा है, अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एबनॉर्मल है आपके डेली सिम्टम्स से, जैसे डेली रहने से, जैसे कि आपको आपका वज़न कम होना, बुखार आना लंबे समय तक, या फिर बावल हैबिट्स में एकदम से दस्त लग जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना, जी। इस तरीके की चीज़ें। और या फिर किसी भी ऑरिफिस से, बॉडी के किसी भी ऑरिफिस से यदि खून का रिसाव होता है, यदि खकार में खून आता है, या लंबे समय की खांसी होती है, नाक से खून आता है, तो पेशाब में खून आता है, तो इन सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कैंसर को जल्दी पकड़ पाएंगे। कौन से टेस्ट कैंसर में कराने चाहिए? डॉक्टर से संपर्क करके सारी चीज़ें समझनी चाहिए, क्योंकि हर कैंसर का टेस्ट अलग है। एक पीईटी स्कैन और एमआरआई बताया जाता है, ये क्या है? जी हाँ, पेट सीटी स्कैन कैंसर का सबसे बड़ा स्कैन है। उसको मेटाबॉलिक स्कैन कहते हैं, जिसमें जहाँ जहाँ कैंसर होता है वो हमें एक जलते हुए लाइट बल्ब की तरह दिखाई देता है। कीमोथेरेपी, इसको लेकर लोगों में एक भ्रम है कि कीमोथेरेपी करा ली तो फिर आप कैंसर से थोड़ी देर के लिए बच सकते हैं, कुछ कुछ दिनों के लिए, लेकिन अंततः मौत नज़दीक है। समाज में मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर से ज़्यादा कीमोथेरेपी का भय है, और ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इस चीज़ को समझें। और आपके माध्यम से मैं ये मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ कि कीमोथेरेपी का जो भय 30 से 40 साल पहले था कि उल्टी की दवाइयाँ कम हुआ करती थी तो पेशेंट्स को बहुत उल्टी होती थी और उसके प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं हो पाते थे, लेकिन आज की तारीख में कीमोथेरेपी को एक आम दवाई की तरह ही देखा जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब आ रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ कि फेफड़ों का ख्याल कैसे रखना है फिर? जैसे सारे शरीर का ख्याल रखना है, आप एक्सरसाइज वेरी मच नेसेसरी, आपकी हैबिट्स, आपकी स्लीप बहुत अच्छा होना चाहिए। कौन कौन सी बीमारियां फेफड़ों से जुड़ी हुई हैं? फेफड़ों से जुड़ी हुई हैं जो फेफड़ों से संबंधित हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो हार्ट डिसीजेज काफ़ी लंग्स से जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेशन का काम लंग्स करते हैं। और कार्डियक बिल्कुल जुड़ा हुआ है। पॉल्यूशन PM 2.5 पार्टिकल्स लंग से होते हुए हार्ट पे जाते हैं और कार्डियोटॉक्सिसिटी करते हैं, कार्डियक डिसीजेज करते हैं। और बाकी एलर्जिक एक डिसीजेज, सिगरेट पीने से कुछ दिक्कत ज्यादा होती है या 2 सिगरेट पीने से? कितनी सिगरेट पीने से, और सिगरेट पीने वालों को कितना नुकसान होता है? any amount can be dangerous. Any amount can be dangerous. The duration of cigarettes are also important. Depends on the disease. Depends on your pattern. आप जेनेटिक्स आपका किस तरह का है, आपकी लाइफ स्टाइल किस तरह की है, तो एक सिगरेट भी नुकसान कर सकता है आपको। और जो बगल वाला पी रहा है उससे भी नुकसान है? हाँ जी, जो बगल वाला पी रहा है आपका दोस्त, बिल्कुल। अगर वो भी स्मोक Second कर रहा है hand, तो उससे भी कैंसर हो सकता है। उससे तो और एक्चुअली वो सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। सामने वाला तो फिल्टर के साथ सेकंड हैंड स्मोक, Second ये hand नया smoke आज मैंने सुना है। थर्ड हैंड और फोर्थ हैंड भी होता है। नहीं, हम तो सोचते थे कि एक सिगरेट 4 दोस्त गए, एक ने पी, उसके बाद सामने वाले बगल में बढ़ा दी, उसने फिर उससे बढ़ा दी, वो होता है फर्स्ट। जो धूम्रपान आप कर रहे हैं, जो धुआं आप फिल्टर के साथ ले रहे हैं, सामने वाला बिना फिल्टर के ले रहा है। हाँ, ठीक है, तो सेकंड हैंड स्मोक इज आल्सो डेंजरस। थर्ड हैंड स्मोक भी होते हैं हाउस होल्ड, कुछ लोग अपने घरों में सिगरेट पीते हैं। अब उसके जो भी फेफड़ों में पानी भरने की बहुत समस्या कॉमन है, वो क्या होता है? वो एक अलग चीज होती है, प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं उसको। जी। फेफड़ों में नहीं, एक्चुअली फेफड़ों के बाहर झिल्ली होती है, 2 झिल्लियों के बीच में पानी भरता है। ये शराब पीने से होता है क्या? हो सकता है उससे भी, बट मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस ही है, प्लूरल इफ्यूजन जो कहते हैं। शराब पीने से तो लिवर जब खराब हो जाता है उसके बाद वाली स्टेज में ये। डॉक्टर साहब, ये इतने कॉमन सवाल हैं और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अमूमन ये सवाल थोड़े से छुए नहीं जाते, पूछने चाहिए, इसलिए मेरा मन किया कि आपको इस शैली में आप सबसे सवाल किए जाएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
हाइपरटेंशन, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित होता हूँ, फिर सीधे ज्ञानंद जी के पास जाता हूँ, उनसे फट जाता हूँ कि ऐसा ऐसा है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर वो समझाते हैं, फिर हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, फिर आ जाती टेंशन। ये हाइपरटेंशन के। और इस वक्त हमारे साथ राज्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। आगे तालियों के साथ स्वागत कीजिए सभी लोग माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो रही है, सारे एक्सपर्ट हैं, कैंसर एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, मेडिसिन है हमारे साथ, फेफड़ों के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं हमारे साथ, दिल के डॉक्टर हैं, तो सब लोगों को चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन को कैसे दूर करना है? देखिए, हाइपरटेंशन को अगर आपको हो गया है, अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया है तो आपको दवाइयाँ समय पे लेनी है, उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना ये होता क्या है हाइपरटेंशन? ज्यादा चिंता कर लो तो हाइपरटेंशन? नहीं, ये चिंता तो चिता चिता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपरटेंशन कुछ नहीं है, जो ब्लड जो खून की नली रहती है, उसमें जो खून का प्रवाह है वो बहुत फोर्सफुल रहता है। अब मान लीजिए जैसे कोई एक पाइप है और पाइप से पानी जा रहा है, अब उस पाइप को थोड़ा नैरो कर दीजिए आप, तो उससे बहुत ही प्रेशर से पानी जाएगा। अब जो खून की जो नसें हैं वो हर अंग में जाती हैं, और वो अगर नसें नैरो हैं तो बहुत उनका जो प्रवाह है, प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा तेज होगा, तो उस अंग को धीरे धीरे खराब करेंगी, तो हार्ट खराब होगा, किडनी खराब होगी। गाने सुनने चाहिए हाइपरटेंशन में? गाने, आप लोग सोच रहे होंगे मैं कैसे फंकी सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बड़े, मुझे किसी ने बताया है कि अगर आपको टेंशन हो, हाइपरटेंशन हो, तो आप संगीत सुनिए, इफेक्टिव है। बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। मतलब जिस चीज़ से आप रिलैक्स हो वो काम करना चाहिए। कोई गाने सुनता है, मैं दोस्तों के साथ बैठना पसंद करता हूँ, कोई सोना पसंद करता है, कोई मूवी देखना पसंद करता है, जैसे आप रिलैक्स हो, बस रिलैक्स रहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक जल्दी से आपके साथ एक रैपिड फायर, गैस और दिल के दर्द में क्या अंतर है? दिल का दर्द जो होता है, कॉमनली जो डिस्क्राइब किया है वो है छाती में भारीपन होना, दबाव होना, या ऐसा सेंसेशन होना जैसे किसी ने छाती के ऊपर वजन रख दिया हो। जबकि एसिडिटी का जो सेंसेशन होता है वो थोड़े नीचे वाले हिस्से में या पीछे वाले हिस्से में जलन, उसके साथ डकार आना, इस हाथ में दर्द होना, लेफ्ट हैंड में, और हाथ में दर्द होना, इसमें? चलने पे गर्दन में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, ये सारे हार्ट के लक्षण हो तो फिर सकते कौन हैं। से टेस्ट करानी चाहिए? ईसीजी से काम चल सकता है? सबसे मुख्य है अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करना। मरीज हमेशा परेशानी में तब पड़ता है जब वो इग्नोर करता है। यदि आपको लगता है कि मुझे बार बार बेवजह एसिडिटी हो रही है और आप कंफ्यूज हो कि एसिडिटी के हार्ट का दर्द है, सबसे सिंपल अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो ज़रूरत पड़ेगी तो ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट, ईको, आपका सारा टेस्ट करेगा और आपके सिम्टम्स को पहचानते हुए प्रॉपर इलाज दे पाएंगे। जी, और आप लोगों में से किसी ने कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, मेरे पास 1 मिनट समय है। एक चीज़ बस जैसे आपने सर से पूछा हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, उसमें चारों चीज़ का ध्यान रखना होता है। समय पे दवाइयाँ, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज और समय पे चेकअप, ये चारों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप एक स्वस्थ जीवन शैली आपको हमेशा। अच्छा लगा बातचीत करके? जी, बहुत अच्छा लगा, आपका थीम बहुत अच्छा है, हेल्दी लाइफस्टाइल से जीना आपका जो मैसेज है जी, वो मैं सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच।